डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 7 के अध्याय 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के बारे में पढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? अफगान, ईरान, इराक या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो एंड करने पर दूंगी। आप हमारे सामने दो मैप देखते हैं। इन मैप को आप जब कंपेयर करेंगे तो हमें यह देखने को मिलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब आधी 18वीं शताब्दी के एंड के टाइम में उपमहाद्वीप में काफ़ी ज़्यादा घटनाएं बदली थी। इनसे कई प्रकार हमने यह देखा कि मुग़ल साम्राज्य का जो विघटन हुआ था, इसके साथ साथ मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं भी बदल गई थी। 1757 तक एक ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों पर सफलतापूर्वक आक्रमण कर लिया था और ये हमें यह दिखाता है कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ छोटे छोटे समूह में बट गई थी। और हमने ये देखा कि जब 1760 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ 1761 जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है, उस समय तक भारत में कई नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ है, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में और जो परवर्ती मुगल शासकों के लिए किस प्रकार की संकट की स्थिति आ गई थी। हमने यह देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पे किस प्रकार पहुंचा था, लेकिन फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसे अनेक प्रकार के संकट का सामना करना पड़ा था। ऐसा अनेक कारणों से हुआ था, जैसे कि उसमें से एक प्रमुख कारण औरंगजेब के द्वारा सैन्य और वित्तीय संसाधनों पर बहुत अधिक खर्चा करना था। इन्होंने दक्कन में काफ़ी ज़्यादा समय अपना व्यतीत किया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल के समय ही वहाँ के प्रशासन कार्य कुशलता समाप्त होने लगी थी और वहाँ के मनसबदार जो थे वह शक्तिशाली वर्गों के रूप में उभर के आए थे, जिन पे नियंत्रण रखना सत्ता के लिए काफ़ी कठिन होता जा रहा था। इसके साथ साथ हमने यह देखा कि यह दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखने लगे थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों में उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ भी मिल गई थी। जैसे जैसे इन सूबेदारों ने अपने प्रांतों पर नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी से यह काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए और राजधानी में इन्होंने कर भी पहुंचाना काफ़ी कम कर दिया था। फिर हम यह देखते हैं कि उत्तर और पश्चिमी भारत में कई किसानों और जमींदारों के विद्रोह ने इस मामले को और गंभीर बना दिया था। यह विद्रोह करों के भार के विरोध हुए थे, क्योंकि जो शक्तिशाली सरदार थे वह उनसे काफ़ी ज़्यादा कर वसूलते थे और इन विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। लेकिन इन समूहों के आर्थिक संसाधनों ने अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए संसाधनों का प्रयोग किया था। धीरे धीरे हम यह देखते हैं कि जो राजनीतिक और आर्थिक सत्ता थी वह प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों और अन्य समूहों में आ गई थी, ना कि वहाँ के मुगल सम्राट अर्थात न गद्दी का शासक वहाँ पे नहीं रह गया था। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के मध्य ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 पर दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को वह लूटकर भारी मात्रा में यहाँ से धन दौलत ले गया था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान का शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों को तो तांता लगा था। उन्होंने लगातार भारत पे 1748 से 1761 के मध्य 5 बार आक्रमण किया था। हम ये देखते हैं कि नए राज्यों का किस प्रकार से उदय हुआ था, किस प्रकार से मुगल साम्राज्य की सत्ता के पतन के बाद बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर अपनी शक्ति प्रबल कर ली थी। यहाँ पर हमने यह देखा कि 18वीं शताब्दी तक आते आते मुगल सत्ता पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। यहाँ पे हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये वह मुगल प्रांत थे जो काफ़ी हद तक शक्तिशाली थे। ये स्वतंत्र थे, लेकिन इन्होंने मुगल शासक से औपचारिक रूप से अपने संबंध नहीं तोड़े थे। ऐसे मुगल राज्यों में मुगलों के पुराने शासनों के वतन और जागीरों के रूप में भी काफ़ी शामिल थे। इसमें राजपूत शासक आते थे। तीसरी श्रेणी में मराठा, सिख और जाट आते थे। यह विभिन्न आकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबे संघर्ष के बाद अपने मुगलों से अपनी स्वतंत्रता छीन ली थी। फिर हम आते हैं पुराने मुगल प्रांत की तरफ। पुराने मुगल प्रांत क्या थे? वे प्रांत इनका उदय मुगलों के प्रांत से ही हुआ था। इन्हें उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव कहा जा सकता है। मतलब ये उनके उत्तराधिकारी राज्य की तरह उभरे थे। इनमें से 3 प्रमुख राज थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही जो राज थे वह मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, जो मुगल सत्ता के उस समय के महत्वपूर्ण जो
वहाँ के शासक थे, शासक नहीं, अधिकारी थे, जो वहाँ का एलीट क्लास था, उन्होंने इन सत्ता का स्थापना की थी। जैसे कि हैदराबाद में हम आते हैं, सबसे पहले हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आशफ जहाँ ने 1724 में की थी। इन्होंने मुगल बादशाह फर्रुख सियर के दरबार का एक यह अत्यंत शक्तिशाली शासक था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई, उसके बाद उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। फिर हमने यह देखा कि दक्कन प्रांत का सूबेदार होने की वजह से पर उसके पास राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण हो गया था। फिर दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल सत्ता में चल रही आपसी प्रतिस्पर्धा का इसने फायदा उठाया और वह उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन के खड़ा हो गया था। आशफ जाह ने अपने कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण भारत में आके प्रसन्न हुए थे। यहाँ पे ना कोई दिल्ली से किसी प्रकार का निर्देश लिया जाता था, ना दिल्ली उनके कामकाज में हस्तक्षेप करता था। हैदराबाद राज पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध में सदा संलग्न रहता था। हमने यह भी देखा है कि यह जो निजाम थे यहाँ के, वह कोरोमंडल तट की ओर अपना नियंत्रण फैलाना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया था। फिर हम देखते हैं अवध की ओर आते हैं। अवध की स्थापना बुरहान उल मुल्क सदादत खान ने 1722 में की थी। नहीं, 1722 में इन्हें अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य के विघटन होने पर जो राज्य बना था, यह उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य था। अवध एक शक्तिशाली और समृद्धशाली प्रदेश था। यह गंगा नदी के उपजाऊ मैदान पर फैला हुआ था। उत्तरी भारत और बंगाल के बीच में जितना भी व्यापार होता था, वह इसी मार्ग से होकर गुजरता था। बुरहान उल मल्क ने अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी तीनों अपने नियंत्रण में ले ली, अर्थात राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक तीनों मामलों में वह खुद ही कर्ता धर्ता बन गया था। फिर उन्होंने मुगल शासकों का प्रभाव कम करने का प्रयत्न किया। वहाँ से मुगलों के नियुक्त जितने भी अधिकारी थे उनकी में कटौती की। फिर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ से अपने हिस्सों को वहाँ से कर देना कम किया। वहाँ से बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने वहाँ से कटने का प्रयत्न किया। इसके साथ साथ इन्होंने रुहेलखंड के अफगानों और राजपूत जमींदारियों की कृषि भूमियों को भी अपने राज्य में मिला लिया था। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि साहूकार और महाजनों को कई सामाजिक समूहों की स्थापना यहाँ पर हुई थी। यहाँ पे नए प्रकार के सामूहिक समूह की जो राजस्व प्रणाली को प्रभावित करते थे, वैसे भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर हम आते हैं बंगाल की तरफ। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में भी बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली अली खान पहले बंगाल के नवाब थे, यानी कि वह प्रांत के सूबेदार नियुक्त हुए थे। इन्हें कभी भी औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बनाया गया। उन्होंने बहुत जल्दी सूबेदार से जुड़ी हुई सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली और अवध और हैदराबाद के तरीके इन्होंने फिर प्रशासन के राजस्व पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था। बंगाल में मुगल के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने राजस्व में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया और राजस्व का बहुत कम हिस्सा उन्होंने पहले वहाँ पर पहुँचाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वह इसको कम करते चले गए हैं। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में हम यह देखते हैं कि बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य बन जाता है और जमींदारों में भी यहाँ पे काफ़ी बदलाव आता है। राज्य और साहूकारों के मध्य हैदराबाद और अवध में घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है और वह अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी दिखता है। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। इन राज्यों को हम देखें तो हमें एक जो कॉमन फैक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं वह यह है कि यह पुराने राज्य मुगल राज्य के जो अभिजात अर्थात जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे उनके द्वारा नियुक्त किए गए थे, लेकिन यहाँ पर यह अभिजात जो वर्ग था उन पे काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता था। इनमें काफ़ी ज़्यादा डाउट अब वह दूसरी जागीरदारी व्यवस्था तो काफ़ी ज़्यादा संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका जो कर प्राप्त करने का तरीका था वह मुगलों से काफ़ी भिन्न था। इन्होंने राज्य के अधिकारों पर निर्भर न रह के इन्होंने इजादारों के साथ ठेके के व्यवस्था के द्वारा कर वसूलने का प्रयोग किया गया था, जो कि मुगलों द्वारा यह व्यवस्था हमेशा से नापसंद की जाती थी। फिर हम आते हैं राजपूतों की वतन जागरी की तरफ। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के घराने, मुगल व्यवस्था में हमेशा से सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपने वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का
स्वायत्तता मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में जब इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर नियंत्रण करने के लिए हाथ पांव मारना शुरू किए, जब उन्होंने यह देखा कि मुगल दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली का जो शासक है वह कमज़ोर हो रहा है, तो इन्होंने भी अपनी गुटिया राजनीति करना शुरू किया। इस प्रभावशाली राजपूत घरानों में गुजरात और मालवा के शासकों को काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ है। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। बादशाह जहांगीर शाह ने 1713 में इन राजाओं को इन पदों का नवीकरण किया गया था। उन्होंने अपने वतन के आस पड़ोस के इलाकों पर भी कब्जा करने का प्रयास किया है। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और उन्हें अपने राज में मिला लिया, और दूसरी तरफ अंबर ने भी बूंदी के बड़े हिस्सों को अपने अधिकार में कर लिया था। सवई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और 1722 में उन्हें आगरा की भी सूबेदारी दे दी गई थी। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने रजवाड़ों पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया, जिनसे उनका आगे का विस्तार होना बंद हो गया था। फिर हम ये देखते हैं आज़ादी। कुछ हिस्सों ने, मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पे आज़ादी प्रयत्न करने का, मतलब बिल्कुल ही उनसे कट ऑफ होने का भी ट्राई किया है। जैसे कि हम सिख के बारे में पढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। इन्होंने पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, और उससे उसके पश्चात वह राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ भी विद्रोह किए थे। बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर उन्हें शासकों को सार्वभौम भी बताया गया था। सतलज और यमुना नदियों के बीच इन्होंने अपने क्षेत्र को अपना मान लिया था। 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित कर लिया था। जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों खालसा बैसाखी दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था, जिसमें वह सामूहिक निर्णय लेते थे, जिसे गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया। उन्होंने यह कहा कि शासन उनके भाग्य में है। उन्होंने सुनियोजित ढंग से खालसा को पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ विरोध किया। पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में लेना अहमद शाह अब्दाली का हमेशा से कब्जा कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की स्थापना की थी। हम यह देखते हैं कि इन सिक्कों पर वही शब्द उत्कीर्ण थे जो बंदा बहादुर ने खालसा के आदेशों में पाए गए थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंध से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिखों समूह को एक बनाया और 1799 में इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। फिर हम आते हैं मराठा साम्राज्य की तरफ। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य के रूप में उभरा था। यह मुगल शासन का लगातार विरोध करता रहा था। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थानीय राज्य की स्थापना की थी। अत्यंत गतिशील कृषि पशुचारक अर्थात कुणबी मराठा के प्रमुख आधार थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों की चुनौती दिया और उन पर सैन्य बलों का भी प्रयोग किया था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज प्रभावी शक्ति थी वह वहाँ के ब्राह्मणों के परिवारों में ही रही थी, जो कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देता रहा। पूरे मराठा राज्य की राजधानी बना हुआ था। पेशवाओं की देखरेख में भी मराठा काफ़ी ज़्यादा सैन्य संगठन काफ़ी ज़्यादा सफल हो गया था। इनकी सफलता का रहस्य यह था कि वह मुगलों के किलाबंदी इलाकों से ना टकरा के वह चुपचाप निकल के इन शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से इन ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहाँ पे रसद पाना और आने जाने का रास्ता काफ़ी कठिन होता था। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ था, लेकिन उसने मुगल साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी। लेकिन 1720 के बाद उन्होंने मालवा और गुजरात को भी मुगलों से छीन लिया था। 1730 तक मराठा नरेश
के अंतर्गत समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति को अनुमति मिल गई थी। इसके साथ साथ यह लोग उन्हें चौथ और सरदेशी मुख कर भी देने लगे थे। मराठों ने एक पूरा प्रभावी प्रशासन व्यवस्था प्रारंभ की थी, लेकिन फिर हम यह देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे तीन चार तरीके के मराठा शक्तिशाली सरदार खड़े हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे भी तरह तरह के काफ़ी बदलाव आने को मिलते हैं, जिससे मराठा साम्राज्य भी काफ़ी कमज़ोर पड़ता चला गया था और फिर यह हिस्सों में बंट गया था। हम आते हैं फिर जाट शासकों की तरफ। जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की थी। इनके नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम हिस्से में अपने क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। 1680 के दशक तक उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही नगरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया था और कुछ टाइम के लिए वह आगरा के अभिरक्षक भी बन गए थे। जाट जो होते थे वह समृद्ध कृषक होते थे। यह उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में भी उभरे थे। इसके साथ साथ भरतपुर का किला भी काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली से बनाया गया था। वहाँ के लोगों ने अंबर और आगरा की शैलियों का प्रयोग करते हुए वहाँ पर विशाल बाग बनाया था। हम यह देखते हैं कि सूरजमल के भांति भरतपुर का भी एक शक्तिशाली राज्य के रूप में यहाँ पर उभरा था। आइए आते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न था अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक था? तो इसका उत्तर है अफगान। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।